घर के दरवाजे की घंटी बजी। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने विनोद था। मुझे देखते ही उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और मुझे दरवाजे के बाहर खींच लिया। फिर मुझ पर मुक्के बरसाते हुए बोला, तू मेरी शादी की सालगिरह पर क्यों नहीं आया? मैंने तेरा कितना इंतज़ार किया था। मैं अभी कुछ बोलने ही जा रहा था कि विनोद की कमर पर लाठी से जोरदार प्रहार हुआ। उसने वही माँ कहते हुए मेरा गिरेबान छोड़ दिया। सब कुछ इतनी जल्दी से हुआ कि किसी को कुछ बोलने का मौका नहीं मिला। मैं चिल्लाया और बोला, तुमने ये क्या किया? ये मेरा दोस्त है। मेरी पत्नी जिसके हाथ में लाठी थी वह अजीब तरीके से मुझे और विनोद को देख रही थी। शायद उसने विनोद को मेरा गिरेबान पकड़ते देख लिया था। आगे उसने कुछ नहीं सुना और सीधे लठ दोस्त की पीठ पर चिपका दिया था। विनोद अपनी पीठ मसलता हुआ बोला, भाभी मैं विनोद हूँ, आप मुझे नहीं पहचानती क्या? आपकी शादी में मैं ही सबसे ज़्यादा नाचा था। 10 साल भी नहीं हुए आपकी शादी को और आप मुझे इतनी जल्दी भूल गई। कौशल्या अफसोस जताते हुए बोली, गलती हो गई भैया, जल्दीबाजी में कुछ सोच ही नहीं पाई। आपने भी तो दुश्मनों की तरह इनका कॉलर पकड़ा था। विनोद बोला, अरे यार भाभी, हम दोस्त लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं, शुक्र है मैंने जैकेट और कोट दोनों पहन रखा था, ज़्यादा नहीं लगी, वरना आपने तो जोर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। विनोद को चोट तो लगी थी मगर उस समय उसे महसूस नहीं हुई। दूसरे दिन जब उसकी हड्डियों में दर्द हुआ तब उसे पता चला था। कौशल्या ऐसी ही थी, जब भी उसे कोई खतरा महसूस होता तुरंत लाठी उठा लेती थी। कौशल्या 8वीं पास थी। उसकी परवरिश गांव में हुई थी। उसके गांव में खेतों की सिंचाई को लेकर नहर के पानी के लिए अक्सर झगड़े होते थे। उन्हीं झगड़ों के कारण उसे लाठी उठाने की आदत थी। वह कद-काठी में मर्दों जैसी थी मगर चेहरे से मासूम थी। मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच थी जबकि कौशल्या की हाइट 5 फीट 9 इंच थी। शादी से पहले मैंने उसे नहीं देखा था, सिर्फ पिताजी ने उसे देखा था और हमारी सगाई कर आए थे। जब मुझे उसकी हाइट के बारे में पता चला तब मैंने साफ मना कर दिया था कि मैं इतनी लंबी लड़की से शादी नहीं करूंगा, मगर पिताजी ने कहा कि उससे शादी करने पर हमारी नस्ल सुधर जाएगी, संतान अच्छे कद की पैदा होगी। बस इसी लालच में मेरी उससे शादी हो गई थी। वह बिना बात किसी से नहीं लड़ती थी मगर सामने वाला गलती करके भी आंखें दिखाता था तब वह अपनी पर आ जाती थी। फिर यह नहीं देखती थी कि सामने कौन है। मगर एक बात विशेष थी, वह ये कि उसने मुझे कभी भी अपना जोर नहीं दिखाया, कभी मुझे आंखें नहीं दिखाई। जब मैं गुस्सा होता था तब आंखों में आंसू ले आती थी, लेकिन मुझ पर या मेरे परिवार पर जब उसे कोई खतरा दिखता था तब वह रणचंडी बन जाती थी। एक बार जब मेरी छोटी बहन पर उसकी सास ने हाथ उठा दिया था तब मैं पापा के साथ बहन के ससुराल गया था। तब माँ ने कौशल्या को भी साथ भेज दिया था। जब हम बहन के ससुराल पहुँचे तब छोटी बहन सुमन रो रही थी। उसके माथे पर चोट का निशान था। बहन के पति ने कहा, माँ से गलती हो गई, जो सुमन को धक्का दे दिया इसलिए इसके माथे पर चोट लग गई। मैं और पापा हमेशा से शांत स्वभाव के थे। हम लड़ाई करने नहीं गए थे, सिर्फ सुमन की सास को समझाने गए थे। मगर सुमन की सास तो गुस्से में थी। वह अब भी सुमन को गालियाँ दे रही थी, साथ में पापा को भी गालियाँ देने लगी। पापा की परवरिश और संस्कारों पर भी उंगली उठाने लगी। मैंने और पापा ने कौशल्या को साथ लेकर सुमन से बात की। तब सुमन ने बताया कि वह 2 दिन से भूखी थी। उसकी सास ने रसोई को ताला लगा रखा था। जब उसने खाना मांगा तो उसे चप्पलों से पीटा और उसके बाल पकड़कर उसका सिर दीवार से भिड़ा दिया। मेरा पति भी अपनी माँ का पक्ष लेता है। उस जमाने में सास का ऐसा बर्ताव आम था। जब तक सास बूढ़ी नहीं हो जाती थी तब तक बहू को अपने इशारों पर नचाती थी। पापा ने कहा, मैं अपनी बेटी को यहाँ नहीं छोड़ूंगा।
अपने घर ले जा रहा हूँ। तब सुमन की सास बोली, हमारी इजाज़त के बगैर कैसे ले जाओगे? आप अपने घर जाओ, मैं इसे आपके साथ नहीं भेजूंगी। तब अचानक मैंने देखा कौशल्या ने शेरनी की तरह झपट कर सुमन की सास को दबोच लिया। आ बुढ़िया, तेरे में कितना दम है, मैं भी जरा देखूं। मेरी ननद तो मासूम है बेचारी। कहते हुए कौशल्या ने सुमन की सास को लात घूंसों पर रख लिया। माँ को पीटते देखकर सुमन का पति कौशल्या पर झपटा, मगर कौशल्या ने दोनों की धुलाई कर दी। वह दोनों पर भारी पड़ रही थी। मैंने पहली बार अपनी पत्नी का ये रूप देखा था। वह लड़ते हुए माँ दुर्गा जैसे दिख रही थी। मैं बीच बचाव करने के लिए उनकी तरफ बढ़ा। तब पापा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और आंखों के इशारों से मुझे चुपचाप खड़े रहने के लिए कहा। शायद पापा भी यही चाहते थे कि उन लोगों को सबक मिले। उस जमाने में गांव में घरों के चारों ओर दीवारें कम और बाढ़ ज़्यादा हुआ करती थी। इस कारण पूरे मोहल्ले ने ये देखा कि एक बलशाली औरत, एक माँ बेटे को उनके घर में आकर पीट रही है। कौशल्या ने कुछ पलों में ही उन्हें धूल चटा दी। उसके बाद हम सुमन को अपने साथ ले आए। कोई चू भी नहीं बोला। हालांकि उस वाक़ये के 1 साल बाद हमने सुमन को वापस उसके ससुराल भेज दिया। उसका पति और सास दोनों माफ़ी मांगकर उसे ले गए। आइंदा ऐसा बर्ताव न करने का वादा भी कर गए। उसके बाद कभी सुमन के साथ उसके ससुराल में बुरा बर्ताव नहीं हुआ। वह दौर कुछ और था। रिश्ते इतनी जल्दी नहीं टूटा करते थे। आजकल तो एक फ़ोन कॉल नहीं उठाने पर रिश्ते टूट जाते हैं। कौशल्या ऐसी ही थी। जब मुझ पर कोई संकट आता था तब वह आगे होकर ढाल बन जाती थी। हालांकि मैं कमज़ोर नहीं था, फिर भी वह अंधेरे में मुझसे आगे होकर चला करती थी, ताकि कोई मुसीबत आए तो पहले वह उसका सामना करे। उसे सजने संवरने का बहुत शौक था। मेरी लंबी उम्र के लिए वह माथे से लेकर पीछे चोटी तक लंबी मांग भरा करती थी। उसकी हार्दिक इच्छा थी कि जब वह दुनिया से विदा हो तब उसे इसी तरह मेकअप करके पूरे 16 श्रृंगार के साथ विदा किया जाए। मैं शहर में कमाने गया था। एक प्राइवेट कंपनी में मैं सुपरवाइजर था। अच्छी सैलरी थी। उसी कमाई से मैंने शहर में एक प्लॉट खरीदा। फिर पापा के बचत के पैसों से वहाँ मकान बने। फिर मेरा पूरा परिवार यहाँ शिफ्ट हो गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक कंपनी के मैनेजर से मेरी अनबन हो गई। वह हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया था। मैनेजर ने साफ धमकी दे डाली थी कि वह मेरी नौकरी खा जाएगा। मैं डिप्रेशन में रहने लगा था। कौशल्या ने परेशानी का कारण पूछा। तब मैंने उसे बता दिया, मगर उसके अगले ही दिन वह कंपनी के ऑफिस पहुंच गई। मैं फैक्ट्री में था। खबर मिलते ही दौड़कर ऑफिस पहुंचा। तब देखा मैनेजर पसीने में नहाया हुआ था और वह उसका कॉलर पकड़कर खड़ी थी। कौशल्या की हाइट के आगे 5.5 फीट का मैनेजर बौना सा लग रहा था, पर मैंने ऑफिस के अंदर जाकर उसका गिरेबान छुड़ाया। उसके बाद बड़ी मुश्किल से कौशल्या को घर लाया। पता नहीं वह मैनेजर को क्या धमकी देकर आई थी कि अगले ही दिन मैनेजर मेरे पास आकर बोला, राजीव जी माफ़ कर दो, मेरे कारण आपको परेशानी हुई। उसके बाद मैनेजर का व्यवहार दोस्ताना हो गया था। उसी दोस्ताना अंदाज में एक दिन मजाक में मैनेजर ने मुझसे पूछ लिया था कि ऐसी खतरनाक औरत के साथ मैं कैसे रह लेता हूँ। पता नहीं वह उसे कौन सा रूप दिखा गई थी, वरना मुझे वह हमेशा मासूम सी लगती थी। मेरे लिए वह संस्कारों में बंधी एक समर्पित औरत थी। वह मेरे साये की तरह थी। मुझे हमेशा हंसते हुए देखना चाहती थी। उसे मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। वह मेरी हर परेशानी की दवा थी। एक सच्ची अर्धांगिनी थी। उसके साथ जिंदगी के 35 साल कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। फुर करके 35 साल गुजर गए। दोनों बेटों और बेटी की शादी हो गई थी। अब फुर्सत के दिन थे। वह 53 साल की हुई थी और मैं 55 साल का हो चुका था कि एक दिन अचानक रात में वह घबरा कर बोली, जी घबरा रहा है जी,
बेचैनी सी हो रही है, तब मैं उसका हाथ पकड़कर बाहर खुली हवा में ले आया और बेटे से गाड़ी मंगाने के लिए कहा। बड़ा बेटा गाड़ी वाले को फ़ोन कर रहा था और मैं उसका हाथ पकड़कर उसके साथ टहलने लगा, मगर अचानक वह हाथ छुड़ाकर जोर से भागी। कभी गिरती, कभी सीने को पकड़कर इधर उधर भागती। मैंने दौड़कर उसे पकड़ा, मगर वह खून की उल्टियाँ करते हुए मेरी बाहों में झूल गई। उसके बाद कुछ न बचा था, उसे हॉस्पिटल ले जाना औपचारिकता थी। डॉक्टर ने कहा साइलेंट हार्ट अटैक था। पेशेंट की उसी समय मृत्यु हो गई थी। जिंदगी के उस पड़ाव पर उसका साथ छोड़ जाना, जहां उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मेरे लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। उसकी आखिरी इच्छा थी कि वह जब दम तोड़े तब उसका सिर मेरी बाहों में हो और वह 16 श्रृंगार करके अंतिम धाम जाए। उसके बाद उसको अंतिम धाम ले जाने की तैयारी हुई। मैंने उसका श्रृंगार करने के लिए ब्यूटी पार्लर वाली को बुलाया। सब का श्रृंगार करने के लिए कोई राजी नहीं हुई। बहुत तानाकानी के बाद एक ब्यूटी पार्लर वाली आने को राजी हुई, जिसको कई गुना पेमेंट का लालच दिया था। कौशल्या ने 35 सालों में कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की थी। मैं नहीं चाहता था मरने के बाद भी वह मुझसे कोई शिकायत करे। श्रृंगार में जो गहना उसे पहनाया गया, मैंने उसे उसकी चिता में भस्म हो जाने दिया। लोगों ने मुझे मूर्ख कहा, बेटे भी गहना उतारने को ललायत थे, मगर मैं अपने फैसले पर अडिग था। लोगों की नज़र में मैं सठिया गया था। जो लाखों रुपए के गहने उसके साथ फूंक दिए। क्या करे, आर्थिक युग है, वरना भावनाओं से ज़्यादा मूल्यवान कुछ हो सकता है क्या। मगर जब से इंसान दिखावे के लिए कमाने लगा है, भावनाएं मूल्यहीन हो गई हैं। अंधेरे में भी साथ चलने वाला साया मुझे छोड़कर जा चुका है। अब देखते हैं कब तक मेरी सांसें चलती हैं। अंतिम समय में पत्नी साथ ना हो तब जीने का मन नहीं करता। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।